नमस्कार। मैं अजय सुथार। तो आपके लिए जो अपनी क्लासेस चल रही है, कौन सी चल रही है? शैक्षिक प्रबंधन की क्लासेस चल रही हैं। और आपके बीच जो दो क्लासेस हो चुकी है वो कौन कौन सी हो चुकी है? पहले जो संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत, जहां से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। कम से कम अगर बात की जाए संस्कृत विभाग की, तो वहीं पर भी दो क्वेश्चन बन गए थे। उसके बाद अपने शैक्षिक परिदृश्य किया था, जिनके बारे में राजस्थान के अंदर जो भी अपनी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और उनके अलावा जो भी अपना जो अपना प्रारूप है, शिक्षा स्तर का प्रारूप है, वो किस प्रकार से काम करता है, राज्य स्तर से लेकर संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर अपने पंचायत स्तर तक किस प्रकार काम करता है, वो चीजें अपने समझी थी दूसरी क्लास में। आज बात करें तो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। जो टॉपिक सीधा सीधा आपने किसमें लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो वो चीजें, इस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता, नाम लिखा है गुणवत्ता प्रबंधन। तो गुणवत्ता के बारे में बात करें कि शिक्षा के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो शिक्षा किसी काम के नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, उस गुणवत्ता का प्रबंधन करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इसी कारण से अपना टॉपिक जो अपने सिलेबस है, तो उसके अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। इसको आज हम विस्तार से विस्तार से समझेंगे और थोड़ा सा फ्लो के अंदर समझेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर अनर्गल या अनावश्यक बातें करें तो उनको इग्नोर करना है। इनके अलावा हमें और कहीं पर ध्यान नहीं देना, और आपको केवल और केवल यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना है। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन जो आपके पास चल रही होगी वहां पे ध्यान देना, और कानों को थोड़ा खुला रखना है। कानों को खुला रखोगे तो आपको वो चीजें ध्यान में रहेगी। इसके अलावा और कोई नई चीजें नहीं है। और आपके पास किताबें होंगी, इसके अलावा आपके पास नोट्स हैं, तो नोट्स के अंदर आपको चीजें मिलेंगी। तो यहां से बेफिक्र रहिए नोट्स की तरफ से कि इसके अंदर चीजें हैं या नहीं है। बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। आपको हर चीज मिलेगी जो चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात तो इस तरफ से तो क्या रहना, आपको बेफिक्र रहना है नोट्स की तरफ से। और नोट्स आपको कहां मिलेंगे, आपको पता है, आपको मिलेंगे जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, कौन सी, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो क्या चीजें कह रही है, सबसे पहले यही बात करते हैं कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है क्या। तो वो है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, जिसको बोलते हैं हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कहीं पर आपको समग्र गुणवत्ता प्रबंधन भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पर आपको सकल गुणवत्ता प्रबंधन भी लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब टोटल का अर्थ कहीं कहीं पर अलग अलग दिखाया जाता है, जैसे संपूर्ण हो गया, सकल हो गया, कुल हो गया, तो वो चीजें आ जाती है, वो कुछ दिक्कत नहीं है। तो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का मतलब है किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी लोग शामिल हो। सभी लोग शामिल, जैसे मानवीय संसाधन शामिल होने चाहिए, जिसके अंदर शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, इसके अलावा समशिक्षक सदस्य होते हैं। वो सारे क्या करते हैं, उस शिक्षा के अंदर गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए, गुणवत्ता में क्या किया जाता है, सुधार के लिए सभी लोग शामिल हो। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर प्रबंधक और कर्मचारी काम को ठीक से और प्रभावी तरीके से करने के लिए लगातार प्रयास करता है। एक बात ध्यान रखना, जो भी गुणवत्ता प्रबंधन किया जाता है शिक्षा के अंदर, उसके अंदर लगातार सुधार किया जाता है। हम केवल एक ही डर्रे को लेकर नहीं चल सकते, एक ही पारंपरिक तरीके को, जो तरीका चला आ रहा है उस तरीके को लेकर नहीं चल सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए लगातार क्या किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं। उनके अंदर क्या किया जाता है, नवाचार किया जाता है। और नवाचार ही वो क्या कहलाता है, आपका गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। तो वो चीजें हैं। टीक्यूएम के जरिए विद्यालय में छात्रों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार किया जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जरिए विद्यालय में छात्रों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार किया जाता है। सेवाएं जो बच्चों को दी जाती है, किस प्रकार की, आपको शिक्षा से संबंधित जो भी सेवाएं दी जाती है वो बच्चों को, तो उसके बारे में बात की जा रही है, वो सेवाएं हैं। और उन सेवाओं में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो वही क्या है, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। और नोट्स के अंदर आपको पूरी चीजें मिलेंगी, तो वहां से टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे देखो क्या लिखा है। इसके अलावा बात करें तो ये पता होना चाहिए कि जो भी कमी जो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, उसके अंदर नवाचार किया जाता है। पहले क्या होता था, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो पूरी की पूरी शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि अध्यापक केंद्रित थी। तो जो अध्यापक पढ़ाता था वही, उसी डर्रे पर हम चलते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है, आज के टाइम जो आज के समय में है, वो शिक्षा क्या हो गई है, बाल केंद्रित। यानी
बच्चे पर फोकस किया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो हो गई है, चेंज हो गई, छात्र केंद्रित हो गई है। तो वो भी क्या है, एक सुधार किया जा रहा है। तो ये वो सुधार क्या कहलाता है, आपका गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है शिक्षा के अंदर। तो गुणवत्ता कोई एक गुण ना होकर, क्या लिखा है ये चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट लगती है और यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस सबसे ज्यादा लगता है। क्या कह रहा है वो देखो, गुणवत्ता कोई एक गुण ना होकर, गुण ना होकर, गुण नहीं है गुणवत्ता, क्या है, एक कोई गुण ना होकर गुणों का योग होती है। गुणों का क्या है, जो टोटल जो भी हमारे पास गुण है उनका योग क्या कहलाती है, गुणवत्ता कहलाती है। संपूर्ण गुणवत्ता से तात्पर्य कसौटी माने जाने वाले समस्त गुणों का पूरी तरह होना है। जो भी कसौटी माने गए हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए काम किया जाना ही समस्त गुणों का पूरी तरह होना है। जो सारे गुण मिलकर जो काम करते हैं वही क्या कहलाती है, गुणवत्ता कहलाती है। एक गुण का नहीं होना नहीं है, संपूर्ण गुणों का होना ही क्या कहलाता है, गुणवत्ता कहलाता है। इस संपूर्ण गुणवत्ता का प्रबंधन करना ही संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। इन संपूर्ण गुणवत्ता का प्रबंधन, गुणवत्ता का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, उन गुणों को एकत्रित करके उनका क्या किया जाता है, आप यानी कि उनका उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की कसौटी में समय के अनुसार और लाभार्थियों की मांग के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की कसौटी में समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जो समय की मांग है, जो आवश्यकता है, उनके अनुरूप क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन होना ही क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। समय के साथ परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। जिससे श्रेष्ठता के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। श्रेष्ठता के स्तर को कब बनाए रखा जा सकता है, जब उसके अंदर लगातार परिवर्तन होते रहे। वह केवल पारंपरिक तरीके से न चले आ रहे हो और उसके अंदर परिवर्तन होते रहे हो। होते किस कारण से रहे हो, ऐसे नहीं है कि परिवर्तन जो अच्छा है उसके अंदर भी परिवर्तन कर दे, उसको निम्न स्तर पर ले, नहीं, श्रेष्ठता के स्तर पर, श्रेष्ठता के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। तो श्रेष्ठता के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या किया जाते हैं, उनके अंदर परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का अंतहीन सुधार है, यानी जो कि जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, वो लगातार सुधार मांगता है और सुधार करना ही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। यानी इसका कोई अंत निश्चित नहीं है, अंतहीन मार्ग है, अंतहीन रास्ता है जिस पर चलते जाना है, वो क्या कहलाएगा, आपका संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाएगा। तो इससे मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत समस्या यहां पे नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन की परिभाषाएं, ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना कौन कौन सी है, किस प्रकार की, किसने क्या कहा है, वो चीजें 3-4 जो अपने हैं वैज्ञानिक उन्होंने परिभाषाएं कही है, वो देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो क्या कहता है कि सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग संपूर्ण गुणवत्ता की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला प्रबंध शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। दोबारा देख कि सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग क्या किया जाना है, सिद्धांत जो भी है गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है उनका उपयोग और संपूर्ण गुणवत्ता की प्राप्ति हेतु किए जाने वाला प्रबंधन, और गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रबंधन ही क्या कहलाता है आपका, तो वो आपका संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। अब ये देखो किसने क्या क्या परिभाषाएं कही है। सबसे पहले नाम आता है क्वान का। क्वान ने कहा है कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करता है। तो वास्तविकता में क्रियान्वित करता है, तो ये बात करता है आपका क्वान करता है। कौन करता है, क्वान करता है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में, शिक्षा के उद्देश्यों की तो बात हो रही है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही गुणवत्ता प्रबंधन है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करना ही क्या कहलाता है, आपका गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। फिर आती है स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट से आपको पता होना चाहिए कि स्विफ्ट नाम की कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। तो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। फिर बात आ गई सतत सुधार की, यानी कि उसके अंदर लगातार सुधार किया जाता है। मेन बात यही निकल कर आती है, किसके बारे में, गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में। बात की जा रही स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट के बारे में बात याद रखनी है। सबसे पहले नियंत्रण, तो स्विफ्ट पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। नियंत्रण, जब भी आप गाड़ी सीखते हो, चलाना सीखते हो, तो उस पर नियंत्रण होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो नियंत्रण हो गया। फिर उसके अंदर लगातार क्या करते हो, नियंत्रण करने के बाद आप उसके अंदर लगातार क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो ये आप स्विफ्ट से याद रख सकते हो, स्विफ्ट यानी गाड़ी, ठीक है। तो वैसे नाम है वैज्ञानिक का। फिर है हार्वे। हार्वे क्या कहता है, हार्वे का एक ही आपको ध्यान रखना है, परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है।
कि हार्वे कहता है कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आशय संपूर्णता से नहीं, कि उसको संपूर्णता प्राप्त करना नहीं है, कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आशय संपूर्णता से बिल्कुल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हम उसकी संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, संपूर्णता को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संपूर्णता से नहीं, वर्ण परिवर्तन लाने से है, उसके अंदर लगातार क्या लाने से है, परिवर्तन लाने से है। तो वही बात की जा रही है, लगातार सुधार करने से है। परिवर्तन शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका हार्वे का डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। फिर आती है सेजवलकर। सेजवलकर क्या कहता है, संपूर्ण गुणवत्ता अचानक नहीं चयन से आती है, कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन अचानक से नहीं आती कि एकदम से आगे जो भी हमने काम किया और गुणवत्ता प्रबंधन आगे नहीं, उनका उसका चयन किया जाता है। क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। विकल्प हमारे सामने होते हैं, उनमें से चयन किया जाता है। संपूर्ण, फिर बात देख लो, फिर एक नई चीज, फिर मतलब वही चीज निकल कर आती है कि संपूर्ण गुणवत्ता कोई गंतव्य न होकर एक लगातार यात्रा होती है। यानी कोई मंजिल नहीं है कि हाँ वहां पर आपने अपने पहुंच गए, तो वो गंतव्य नहीं है, वह तो एक लगातार यात्रा है। तो ये बात कौन कहता है, सेजवलकर कहता है। तो लगातार यात्रा से संबंधित जो भी शब्द आ जाए, गंतव्य से संबंधित शब्द आ जाए, तो आपकी सेजवलकर से संबंधित आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। तो कोई दिक्कत, यहां तक ये परिभाषाएं हैं, तीन चार परिभाषाएं हैं, आपको याद रखनी है, और सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत यहां पर समस्या नहीं आएगी आपको। अब आगे बात करें तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में, जो आपकी 1 जून 2025 को होनी है। अगर आप इसके अंदर भाग लेना चाहते हो और अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और करना है आपको एनडीसी क्लासेस का जो ऐप है अपना, वो डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर आप मात्र 101 रुपए के अंदर आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और नजदीकी सेंटर पे जाकर आप क्या दे सकते हो, परीक्षाएं दे सकते हो। जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर और नौहर जैसे सेंटर हैं, वहां पर आप परीक्षा दे सकते हो। और इनामी राशि भी है, ऐसे नहीं है कि केवल हम परीक्षा ही करवा रहे हैं, परीक्षा करवा ली और बात खत्म। नहीं, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप इनामी राशि भी जीत सकते हो। आपको लगता है कि मेरी तैयारी सबसे मजबूत है, औरों से आगे है, तो आप इस चीज के भी भागीदार बन सकते हो। तो इसके अलावा बात करें तो 4 से 10 जो भी स्थान हासिल करेगा उनको भी एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, उनको भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखो, फिर अपने चलते हैं जो टॉपिक से संबंधित, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित TQM। TQM आपको ये ध्यान रखना है कि TQM बार बार आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है संपूर्ण शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आ जाएगा। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है। फिर देखो TQM की अवधारणा किसने दी, तो यहीं से क्वेश्चन बन गया एक तो पहला ही। तो अवधारणा देने वाला था डेमिंग। कौन था, डेमिंग था। नाम पूरा है W. एडवर्ड डेमिंग, W. एडवर्ड डेमिंग। अब देखो ये क्या कहता है, डेमिंग के अनुसार, डेमिंग कहता है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन संगठनात्मक संस्कृति का मार्ग है, जो कि कौशलों के निरंतर सुधार, समूह कार्य प्रक्रिया, उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संतुष्टि के लिए वचनबद्ध रहता है, या फिर कह सकते हैं प्रतिबद्ध उसके प्रति रहता है, वचनबद्ध रहता है, या फिर उसके प्रति वफादार रहता है। वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। TQM की अवधारणा के अंतर्गत किसने कहा है, ये डेमिंग ने ये चीजें कही है। तो वो बात वही निकल कर आती है सामने। ये चीजें आती है एक प्रकार से उद्योग से संबंधित आती है। सबसे पहले बात करें कि ये जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है वो किसके क्षेत्र में सबसे पहले आई थी। गुणवत्ता प्रबंधन सबसे पहले आया था उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग से आया था फिर सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र के बाद में आया था अपने शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये लगातार ये चलता रहता है। उद्योग के क्षेत्र में तो कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता होगी तभी अगर आप ग्राहक के पास लेकर जाओगे तो वो ग्राहक उससे संतुष्ट होगा। अगर उस चीज के अंदर गुणवत्ता नहीं होगी, क्या ग्राहक उससे संतुष्ट होगा, नहीं होगा। तो उसी के आधार पर डेमिंग ने ये चीजें बताई है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन का संगठनात्मक संस्कृति का मार्ग है, जो कि कौशलों के लिए निरंतर सुधार के अपने अंदर कौशल होने चाहिए, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए निरंतर सुधार होना चाहिए। समूह कार्य प्रक्रिया, जिस समूह में हम कार्य कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया भी क्या करती है, मायने रखती है। फिर बात की जाए उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता, जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनका, तो उनके अंदर भी क्या होनी चाहिए, आपकी गुणवत्ता होनी चाहिए। एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संतुष्टि के प्रति, जब
उपभोक्ता संतुष्टि के प्रति वचनबद्ध रहना है। जब उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तो आपका गुणवत्ता प्रबंधन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही आती है कि उपभोक्ता जो आपका ग्राहक है वो सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए। ये आपको उद्योग से संबंधित लेकर जाता है अवधारणा, ये किसकी, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग की। लेकिन यही इसको भी अप्लाई हम अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, वो चीजें हो जाएगी। फिर देखो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन जापानी शब्द काइजेन, किससे, काइजेन से बना है। ये बात भी ध्यान रखनी है, जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है वो किससे बना है, जापानी शब्द है, काइजेन से बना है, जिसका अर्थ होता है सुधार। जिसका अर्थ क्या होता है, सुधार होता है और अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन। अगर हम बार बार उत्तम चीज, अच्छी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। हम कोई भी चीज है, अब जैसे आज ये नोट्स है अपने, ये नोट्स क्या आज के लिए तो मान सकता हूं कि आज के लिए श्रेष्ठ है, क्या भविष्य के लिए भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। लगातार सुधार करना ही क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। सुधार करना आवश्यकता है। क्या ये नोट्स क्या आज के 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी यही काम आ जाएंगे, नहीं आ सकते, क्योंकि इनके अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता होगी। और लगातार सुधार करना ही क्या कहलाता है, आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये चीजें हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या, अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन करना आवश्यक होता है। फिर देखो TQM 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है। टी का मतलब टोटल आ जाएगा, जिसको हम संपूर्ण भी कह सकते हैं, समग्र भी कह सकते हैं, सकल या कुल कह सकते हैं। किसी संस्था या संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों की सभी गतिविधियों से संबंधित जो चीजें आ जाएंगी वो आपकी आ जाएगी टोटल से संबंधित आ जाएगी या संपूर्ण से संबंधित आ जाएगी। किसी संस्था या संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों की सभी गतिविधियों से संबंधित जो चीजें की बात हो रही है। फिर आती है क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, वस्तु या सेवा की विशिष्टता। वो चीज क्या होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य से उत्तम होनी चाहिए। सामान्य से जब चीज उत्तम होगी तो वही चीज क्या कहलाएगी, विशिष्ट कहलाएगी, उसके अंदर क्वालिटी होगी। चीजें सामान्य होना आम बात होती है और सामान्य से बढ़कर ही देना ही क्या कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्वालिटी कहलाती है। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, कार्य के संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि में उपयोग किए जाने वाले तरीके ही क्या कहलाते हैं, आपके प्रबंधन कहलाते हैं। तो मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट तो होगा ही। कोई दिक्कत समस्या, तो TQM क्या चीज है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। इनके बारे में चर्चा हो गई है। फिर देखो, फिर है जॉन रस्किन। वो बात TQM की अवधारणा तो डेमिंग ने दी थी। किसने दी थी, डेमिंग ने दी थी। अब बात आती है जॉन रस्किन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो जॉन रस्किन कहते हैं कि गुणवत्ता कभी दुर्घटना नहीं होती, कभी दुर्घटना नहीं होती, यह हमेशा बुद्धिमान प्रयास का परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता किसी दुर्घटना के कारण एकदम से आ गई है, तो कभी भी दुर्घटना नहीं होती है। यह बुद्धिमान प्रयास होता है, एक प्रकार से बुद्धि लगाई जाती है, दिमाग लगाया जाता है, उसके बाद का जो परिणाम होता है वही क्या कहलाती है, गुणवत्ता कहलाती है। एकदम से न तो गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता मतलब एक घटना नहीं होती है, तो दुर्घटना या घटना नहीं होती है, यह एक बुद्धिमान प्रयास होता है। यह एक श्रेष्ठ वस्तु उत्पन्न करने की इच्छा है। यह भी अगर बात करें उद्यम से संबंधित है, वस्तु से संबंधित है, या कह सकते हैं उद्योग से संबंधित चीजें बताई जा रही है। मतलब एक बात करें तो अगर उद्योग से जोड़कर ही इस चीज को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उससे जोड़कर हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, गुणवत्ता कभी दुर्घटना नहीं होती, गुणवत्ता कभी दुर्घटना से कभी नहीं आती है। तो गुणवत्ता है वो एक दिमाग से आती है और वो उसका बुद्धिमान प्रयास होता है, प्रयास करता है, दिमाग के द्वारा प्रयास किया जाता है, उसके बाद में गुणवत्ता आती है। और यह एक श्रेष्ठ वस्तु उत्पन्न करने की इच्छा है। जब हम श्रेष्ठ वस्तु को उत्पन्न करना चाहेंगे तो उसके अंदर क्या करना चाहेंगे, अपनी गुणवत्ता लाना चाहेंगे, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आ जाएगी। गुणवत्ता की गणना, अब गुणवत्ता की गणना किस प्रकार से की जाती है, मैंने अभी ये कहा था कि जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, न कि सामान्य होनी चाहिए। सामान्य नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट होगी तो ही उसके अंदर क्वालिटी शानदार होगी। अब बात करें गुणवत्ता की गणना, Q बराबर P बटा E, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर P बटा E। अब Q क्या है, P क्या है, E क्या है, वो देखते हैं अपने। वो चीज है Q का मान। अब पहले ये देख लेना कि Q का मान 1 से अधिक होने पर गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। गुणवत्ता क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर Q का मान क्वालिटी Q का मतलब होता है क्वालिटी अगर उसका मान 1 से अधिक आ गया है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, यानी शानदार होगी। बात करें कि Q का अर्थ गुणवत्ता, क्वालिटी आ जाएगा। फिर P की बात करें,
परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी निष्पादन, आपने कितना परफॉर्मेंस किया है तो वो क्या कहलाएगी, आपका निष्पादन। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे मैं मानता हूं, देखो क्वालिटी, और जैसे खेल से लेकर भी देख लो, जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, आज के टाइम के अंदर महान बल्लेबाजों की श्रेणी में आती हैं। अगर हम बात करें कि एक्सपेक्ट करते हैं अपने विराट कोहली से कि हर मैच में क्या लगे, शतक लगाए, अगर वो शतक लगा देते तो गुणवत्ता क्या कहलाएगी, शानदार कहलाएगी कि हाँ अच्छा खेला आज तो मजा आ गया। अगर वो खिलाड़ी अगर शतक न लगाए 99 पर आउट हो जाए तो वो क्वालिटी क्या मानी जाएगी, अपने अपने हिसाब से क्या मानी जाएगी कि नहीं यार शतक लगना चाहिए, तो वो क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी। एक भी कम बनाया तो, अगर 0 भी बनाए तो भी वही बात, और 99 भी बनाए तो भी वही बात, ठीक है। तो वही चीजें हो जाएगी अपने, यानी कि अगर कोई भी क्वालिटी है, जैसे अब अपने क्षेत्र में देख लो, अगर हम बुक्स निकाल रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बुक्स निकाली है, हम करते हैं कि 10,000 बुक निकल जाएगी मार्केट के अंदर, 10,000 बुक हम निकाल देंगे, और बुक निकल जाए अगर 12,000 बुक निकल जाए 12,000, तो गुणवत्ता क्वालिटी क्या होगी, एक से ज्यादा होगी ना। 10,000 अगर 10,000 निकलती तो एक निकलती, निष्पादन क्या मतलब क्वालिटी एक निकलती, लेकिन ये पे तो क्या निकल गई 1.2 निकल गई, यानी एक से क्या निकल गई, ऊपर निकल गई है, एक से क्या निकल गई, ऊपर निकल गई। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, गुणवत्ता क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर बात की जाए, अगर हमने उम्मीद तो की थी कि 10,000 निकल जाएगी, निकली कितनी 8,000, निकली कितनी 8,000, मतलब बिकी 8,000, तो वो तो क्या हो जाएगी फिर 0.8, 0.8, 0.8 का मतलब होता है कि जो एक से अधिक होना चाहिए था तो वो एक से तो क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पे गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, वो अच्छी गुणवत्ता वाली साबित नहीं हो सकती। गुणवत्ता किस पे संबंधित होती है, कंटेंट। जैसे बुक के मामले की बात करें तो कंटेंट से संबंधित होती है, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो बुक ज्यादा निकलेगी, अगर कंटेंट में दम नहीं होगा तो वो बुक कम निकलेगी। तो वो चीजें सारी इस प्रकार से अपने समझ सकते हैं। तो क्यू का मान एक से अधिक होने पर गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यही होती है कि विराट कोहली ने अगर 120 रन बनाए और हम 100 की उम्मीद कर रहे थे तो 1.2 इसका क्वालिटी निकली तो वो अच्छी होगी। अगर बात करें कि हमने 100 की उम्मीद लगाई थी लेकिन बनाए थे 80 तो वो 0.8, या फिर उन्होंने 99 बनाए तो 0.99, तो वो भी क्या है, एक से कम हो गई, तो वो भी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम मानी जाएगी। इसी प्रकार से होती है, और उसी प्रकार से क्या निकलती है, क्वालिटी निकलती है अपनी। तो इस जोन रस्किन का ये एक गणना की गई है। आगे देखो, आगे देखो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के उद्देश्य। अब उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा के स्वरूप में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सके। किसके अंदर, शिक्षा के स्वरूप में सामाजिक मूल्यों को, किनको विकसित किया जाना है, सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जाना है शिक्षा के क्षेत्र में। नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जाए, तो नागरिकों के अंदर भी राष्ट्र भावना क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। किसी प्रकार का राष्ट्र द्रोह नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज्यादा नागरिकों के अंदर होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी, आपकी गुणवत्ता प्रबंधन के उद्देश्य कहलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र को इस स्तर तक उठाना कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी बन सके। तो ये तीनों ही चीजें क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उद्देश्य से संबंधित। चाहे कोई भी हो, सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जाना है, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया जाना है, और हर जीवन के हर क्षेत्र में भी क्या हो, उपयोगी साबित हो शिक्षा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो अपने कि शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो जोसेफ सी फील्ड्स ने क्या कहा है कि अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में 7 प्रतिबद्धताएं शामिल की गई है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में 7 प्रतिबद्धताएं, यानी वचनबद्धता या फिर कह सकते हैं समर्पण की भावना शामिल होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, वो बात की जा रही है। प्रतिबद्धता यानी आवश्यक है, आवश्यक है, जरूरी है, तो प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तो वो बात है कौन कौन से साथ, तो संपूर्ण गुणवत्ता का प्रबंधन की प्रतिबद्धता, यानी क्या होना चाहिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन होना चाहिए। फिर बात करें सदैव ग्राहक अभिमुखीकरण की प्रतिबद्धता, यानी सदैव ग्राहक के प्रति सोचकर ही क्या होना चाहिए, आपका सोचना चाहिए, उनके अनुसार ही गुणवत्ता लाई जानी चाहिए। वो भी उसके प्रति भी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वचनबद्धता होनी चाहिए। बात करें एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता, यानी क्या करना चाहिए, एक दल के रूप में कार्य करना पड़ेगा आपको। स्व प्रबंधन और नेतृत्व हेतु प्रतिबद्धता, प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए, स्व प्रबंधन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नेतृत्व हेतु भी क्या होनी चाहिए आपकी, जब आप नेतृत्व कर रहे हैं तो उसके प्रति भी आपकी वचनबद्धता या फिर आपका समर्पण भाव दिखाई देना
चाहिए। फिर बात करें सतत सुधार की प्रतिबद्धता। सुधार तो बात तो वही हो रही है, सतत सुधार की तो बात ही कर रहे हैं कि हम लगातार उसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, सुधार करते हैं। तो वो होनी चाहिए, आप उसकी भी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। समय अपनी और दल की क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रतिबद्धता। विश्वास भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, अपने साथियों पर विश्वास नहीं करोगे, तो आपकी जो चीजों के अंदर गुणवत्ता नहीं आ सकती है। तो उसके प्रति भी क्या होनी चाहिए, आपकी वचनबद्धता होनी चाहिए। गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, तो गुणवत्ता हेतु तो प्रतिबद्धता आवश्यक ही हो जाती है। तो ये 7 प्रतिबद्धताएं किसने बताई है, तो जोसेफ सी फिल्ड्स ने बताई है। किसने बताई है, जोसेफ सी फिल्ड्स ने बताई है। अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल तत्वों में जोसेफ सी फिल्ड्स ने कितनी प्रतिबद्धता बताई है, 7 बताई है। और कौन कौन सी बताई है, तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की, सदैव ग्राहक के प्रति, और एक दल के रूप में स्व प्रबंधन और नेतृत्व की, सतत सुधार की, स्वयं अपनी और दल की क्षमताओं पर विश्वास करने की, और गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धताएं बताई है। ये 7 प्रतिबद्धताएं क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी। फिर आज जेरोम एस एरकारो ने 5 पद आवश्यक माने हैं। 5 पद आवश्यक माने, ग्राहक केंद्रित, यानी ग्राहक को केंद्र में रखकर क्या किया जाना चाहिए, आपको काम किया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे आप छात्र को ले लो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में आप ग्राहक को ले लो, तो वो चीजें आ जाएगी। संपूर्ण जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। जब भी जो भी अपने काम कर रहे हैं, छात्र कर रहे, मतलब छात्र के साथ भी कर रहे हैं, जो शिक्षक है छात्र से संबंधित कर रहा है, तो छात्र से भी क्या होना चाहिए, आपका जुड़ाव होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति से, मानवीय संसाधनों से जुड़ाव होना चाहिए आपका। मापन होना चाहिए, यानी आपका वो गुणवत्ता कितनी आई है, उनका मापन भी एक प्रकार से होना चाहिए। शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना और व्यवस्था, क्रमबद्ध योजना और व्यवस्था होनी चाहिए। और सतत सुधार की बात तो हम लगातार कर रही हैं कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता क्या है, एक सतत सुधार की प्रक्रिया है, जिसका अंतहीन, जो अंतहीन मार्ग है, जिसका अंत कभी नहीं किया जा सकता, अंत निश्चित नहीं है। फिर बात करें कि जॉन जे बास्टेंगल ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के 4 प्रमुख अंग बताए हैं। इन्होंने, एरकारो ने कितने बताए हैं, 5 बताए। एरकारो ने 5 बताए हैं, बास्टेंगल ने 4 बताए हैं। जिसके अंदर संबंध इंपॉर्टेंट है, आपस का संबंध भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षक छात्र का संबंध क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके अंदर भी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत। सतत सुधार और स्वयं मूल्यांकन भी आवश्यक है। गुणात्मक व्यवस्था, गुणों की बात की जा रही है तो गुणात्मक व्यवस्था हो जाएगी। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का नेतृत्व भी करना भी क्या है, आवश्यक है, वो भी क्या हो जाता है, अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बताया बास्टेंगल ने। फिर बात आती है सिडाना की, प्रोफेसर सिडाना ने कितने बताए, इन्होंने भी 4 बताए हैं। उद्देश्य होना आवश्यक है। अगर हम उद्देश्यों को लेकर नहीं चलेंगे तो गुणवत्ता कैसे आ सकती है। एक उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद अगला उद्देश्य भी हमें तैयार रखना चाहिए। तो ये बात किसने कही है, प्रोफेसर सिडाना ने कही है। लक्ष्य होना चाहिए, हमारी दृष्टि भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। दृष्टि यानी कि हम बार जो दृष्टि है हमारी अगले लक्ष्य पर होनी चाहिए। इस प्रकार से जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ाव संबंध से संबंधित है, तो संबंध भी क्या होने चाहिए, हमारे शिक्षक छात्र के या फिर उद्योग के क्षेत्र में भी, मतलब ग्राहकों से संबंध अच्छे होने चाहिए। तो ये प्रोफेसर सिडाना ने कहा है, यानी कि अगर आप दृष्टि में रखोगे, इन पर आप नजर रखकर कार्य करोगे, तो आपकी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, TQM है, वो अच्छा हो जाएगा। जो क्वालिटी आएगी, जो वस्तु के अंदर क्वालिटी आएगी, वो शानदार होगी। तो ये चीजें सारी बताइए, ठीक है। तो पहले किसने बताई थी, तो पहले बताई थी जोसेफ सी फिल्ड्स ने 7 बताई थी, एरकारो ने 5 बताई थी, बास्टेंगल ने 4 बताई थी। इसके अलावा प्रोफेसर सिडाना ने भी कितनी बताई थी, 4 बताई थी। अब बात करते हैं आयाम, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा संस्थान के आयाम। ये आयाम से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट कर लेना ये आयाम। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान के लिए जरूरी है कि इसके सभी आयाम गुणवत्ता युक्त हो। आयाम किस प्रकार से हो, गुणवत्ता युक्त हो। तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे आयाम हो किस प्रकार के हो, गुणवत्ता युक्त हो। एक शिक्षण संस्थान को मुख्य रूप से 4 आयामों में विभक्त किया जा सकता है। कितने आयाम, 4 आयाम है। कौन कौन से हैं वो देख लो। भौतिक आयाम, जिसको बोल सकते हैं अपने फिजिकल डिमेंशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना, कर्मचारी, नियम, विनियम, प्रोटोकॉल आदि शामिल करते हैं। तो भौतिक आयाम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है वो देखनी है, ठीक है। भौतिक आयाम, फिजिकल डिमेंशन, तो इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना, कर्मचारी, नियम व विनियम, प्रोटोकॉल आदि शामिल होते हैं। किसके अंतर्गत, भौतिक आयाम के अंतर्गत। फिर आती है बौद्धिक आयाम। बौद्धिक आयाम होता है जो जुड़ाव से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, जुड़ाव से, इंटेलेक्चुअल डिमिनेशन।
इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षकों के बीच और छात्र शिक्षकों के बीच बौद्धिक वार्तालाप शामिल है। तो ये बौद्धिक वार्तालाप ही क्या है, वो कहलाता है आपका बौद्धिक आयाम कहलाता है। वार्तालाप यानी जुड़ाव क्या कहलाता है आपका, एक दूसरे से जो परस्पर इंटेलेक्चुअल डिमेंशन है वो क्या कहलाता है आपका बौद्धिक आयाम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान पता चल जाएगा इंटेलेक्चुअल से। ठीक है, आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, अगर बौद्धिक आयाम से समझ में ना आए तो इंटेलेक्चुअल से समझ में आए, यानी कि एक आप जुड़ाव होना चाहिए, चाहे शिक्षक शिक्षकों के बीच होना चाहिए, छात्र शिक्षकों के बीच होना चाहिए, तो वो जुड़ाव इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत। तो भौतिक आयाम के अंदर तो आपको आधारभूत संरचना आ जाएगी, कर्मचारी, नियम, विनियम, प्रोटोकॉल आदि, ये सारी सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, भौतिक आयाम के बीच। फिर बात करें मानसिक या भावात्मक, मेंटल एंड इमोशनल डिमेंशन आ जाएगा। इसके अंतर्गत पारस्परिक तालमेल, संस्था से जुड़ाव, कर्मचारियों के प्रति चिंता, संगठनात्मक माहौल आदि क्या आ जाएगा, यानी कि एक प्रकार से इमोशनल अटैचमेंट है वो किससे संबंधित आ जाएगी, वो चीजें आ जाएगी जिसके अंदर पारस्परिक तालमेल आ जाएगा। इसके अलावा जुड़ाव आ जाएगा, संबंध है वो आ जाएंगे, कर्मचारियों के प्रति चिंता वो भी आएगी, और संगठनात्मक माहौल, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी भावात्मक आयाम के अंतर्गत आ जाएगी, मेंटल या इमोशनल। आध्यात्मिक आयाम, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डिमेंशन। इसके अंतर्गत उच्च लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बार बार कि उच्च लक्ष्य, नवाचार, प्रयोग, नई कला की खोज, काम करने के तरीके, सामाजिक व सामुदायिक सरोकार, सेवा आदि समाहित होते हैं। ये आध्यात्मिक आयाम से संबंधित आ जाएंगे सारी चीजें, जो सबके लिए अच्छा सोचती है वो चीजें किसमें आ जाएगी, आध्यात्मिक आयाम में आ जाएगी, जिसके अंतर्गत उच्च लक्ष्य, लक्ष्यों को किस प्रकार से हासिल करना है, वो भी उच्च लक्ष्यों को हासिल करना है, केवल छोटे छोटे लक्ष्य नहीं, उच्च लक्ष्यों को हासिल करना है। नवाचार करना है, यानी उनके जो भी हम गुणवत्ता से संबंधित चीजें कर रहे हैं उनके अंदर नवाचार क्या कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से सुधार करना ही क्या कहलाता है, नवाचार। इसके अलावा प्रयोग करना है, नई कला की खोज करना है, यानी हमें एक जगह पर जाके रुकना नहीं है, उनके अंदर नए नए खोज करने भी है, नवाचार भी करने हैं, प्रयोग भी करने हैं। फिर काम करने के तरीके भी अलग अपनाने हैं, अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से भी हम उसको काम को कर सकते हैं, वो चीजें भी करनी पड़ेगी। सामाजिक व सामुदायिक सरोकार, समाज से सरोकार भी रखना है, यानी समाज से अपना जुड़ाव भी रखना है, वो आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत आ जाएगा। सेवा आदि समाहित होते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। नोट, शिक्षण संस्थान में TQM का अर्थ है संस्थागत जीवन के बौद्धिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक आयामों में गुणवत्ता का प्रबंधन करना। इन सब चीजों में क्या करना है, गुणवत्ता का प्रबंधन करना है, चाहे भौतिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इन सब में क्या करना है, गुणवत्ता का प्रबंधन करना ही शिक्षण संस्थान का में TQM का क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है डेमिंग की मान्यताएं एवं उसका शिक्षा में उपयोग। अब डेमिंग ने मान्यताएं तो दे दी, जो उद्योग के क्षेत्र में आती है अपनी, तो उद्योग के क्षेत्र में तो आ गई, लेकिन उनका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेमिंग का श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये ध्यान रखना, जो सिद्धांत दिया है डेमिंग ने, कौन सा, श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको बोलते हैं चेन रिएक्शन थ्योरी बोलते हैं, श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत जिसको बोलते हैं चेन रिएक्शन थ्योरी। डेमिंग ने उत्पाद, इंपॉर्टेंट है ये चीज, अब ध्यान रखना यहां से क्या चीज कही जा रही है कि डेमिंग ने उत्पाद, डिजाइन, निर्माण, टेस्ट व बिक्री के कभी न खत्म होने वाले चक्र की वकालत की। यानी कि आपको उत्पादन करना है वो भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए, डिजाइन तैयार करना है वो भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए, निर्माण की प्रक्रिया भी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, टेस्ट व बिक्री के कभी न खत्म होने वाले चक्र, एक चक्कर बताया है, तो उस चक्कर की वकालत किए। उन्होंने यह दावा भी किया कि उच्च गुणवत्ता उच्च उत्पादकता की ओर ले जाती है, जो बदले में दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा लाती है। जब हम उच्च गुणवत्ता लाएंगे तो वो उच्च उत्पादकता भी देगी, यानी अगर हमारी कंटेंट के अंदर, अगर हमारे जो पढ़ा रहे हैं उस तरीके के अंदर अच्छी गुणवत्ता अच्छी होगी तो लंबे समय तक चलेगी, यही कहना चाह रहा है। हमारे कंटेंट में दम होगा तो वो लंबे समय तक चलेगा, वो चीजें सारी इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। उच्च गुणवत्ता उच्च उत्पादकता की ओर ले जाती है, जो बदले में दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा लाती है। इसके लिए डेमिंग ने श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया, यानी एक चक्कर है, उस चक्कर को बार बार वो बंद नहीं होना चाहिए। हम उत्पाद कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं,
निर्माण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो एक प्रकार का चक्कर है। तो चक्कर वो क्या नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। वो कभी खत्म क्यों नहीं होगा, जब हमारे पास उच्च गुणवत्ता होगी, और जब उच्च गुणवत्ता होगी तो उच्च उत्पादकता अपने आप होगी, और वो उच्च उत्पादकता क्या करेगी, हमें बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए मतलब प्रोत्साहित करेगी, जो दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा लाती है, प्रतिस्पर्धा लाएगी। और इसी के कारण किसने क्या किया है, श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत हमें दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया है। तो ये चीजें आ जाएगी। फिर देखो, डेमिंग का श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत शिक्षा तंत्र पर भी लागू होता है। यहां से बात अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, कि डेमिंग का श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत शिक्षा तंत्र भी लागू होता है। यह कम पुनर्विक्रय, कम गलती, समय और सामग्री के बेहतर उपयोग की सिफारिश करता है। बेहतर उपयोग की क्या करता है, सिफारिश करता है, जिससे शिक्षा यानी उत्पादकता, यहां पर शिक्षा को क्या माना गया, उत्पादकता माना गया, या फिर कह सकते हैं उत्पादकता को क्या माना गया, शिक्षा माना गया में सुधार होता है। क्या बात कर रहा है, दोबारा देखो कि डेमिंग का श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत शिक्षा तंत्र पर भी लागू होता है। यह कम पुनर्विक्रय, कम गलती, समय और सामग्री के बेहतर उपयोग की सिफारिश करता है। जो भी चीजें हैं उनका क्या करना है, बेहतर उपयोग करना है। जो भी सारी सामग्री यानी कि बेहतर उपयोग की सिफारिश करता है, जिससे शिक्षा में सुधार होता है। क्या होता है, शिक्षा में सुधार होता है। बात सुधार की बार बार आ रही है, लगातार आ रही है। बेहतर शिक्षा के लिए किसी भी संस्था की पूरी इकाई के सभी सदस्यों की प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। बेहतर शिक्षा के लिए किसी भी संस्था की पूरी इकाई के, क्या लिखा है, पूरी इकाई के, यानी कि जो भी स्टाफ अपना काम कर रहा है स्कूल के अंदर, तो उन सभी टीचर्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, सभी सदस्यों की प्रतिबद्धता, जो वचनबद्धता है, या फिर कहते हैं समर्पित भावना है, या फिर कह सकते हैं जो वफादारी है, वो क्या होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए, जिसके असफल होने से गुणवत्ता में कमी आती है। अगर किसी भी एक व्यक्ति द्वारा इसके अंदर प्रतिबद्धता नहीं पाई जाती है, तो उसके गुणवत्ता में क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। ये बात कहते हैं, कौन कहते हैं, डेमिंग के जो श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसके अंतर्गत से निकलकर आती है ये बात। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं डेमिंग का गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत। डेमिंग का गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत ये क्या कहता है, ये सिद्धांत है डेमिंग का गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत। डेमिंग ने इस सिद्धांत में अपने विचारों को 14 बिंदुओं के माध्यम से बताया। डेमिंग ने इस सिद्धांत में अपने विचारों को 14 बिंदुओं के माध्यम से बताया है। तो यह बात भी ध्यान रखना कि कितने बिंदु बताए हैं, तो 14 बिंदु बताए हैं। अब पहला बिंदु कौन सा है, उत्पाद एवं सेवा में सुधार के उद्देश्य को निरंतर कायम रखें। उत्पाद एवं सेवा में सुधार के उद्देश्य को क्या करना है, निरंतर कायम रखें, यानी सुधार तो होना ही है, इसके अंदर कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, और इसको लगातार चलते रहना चाहिए। ये बात हो गई। प्रतियोगी बनकर उसमें टिके रहने और कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य करना, यानी एक प्रकार से प्रतियोगी, एक प्रकार से जो है चाहे टीचर हो, अगर टीचर बन गए तो भी उसको क्या करना है, एक प्रकार से शिक्षार्थी बनकर जीवन जीना है, उसको नया कुछ और हासिल करना है, नई चीजें पढ़नी है, और नई चीजें पढ़कर क्या करना है, उसमें टिके रहना है, और कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य करना। और जो भी टीचर बनना चाहते हैं, मतलब टीचर क्या करता है, एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। नवीन दर्शन को ग्रहण करें, यानी पुराने जो दर्शन है उनकी जगह किनको ग्रहण करना है, नवीन दर्शन को ग्रहण करना है। गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सामूहिक निरीक्षण पर निर्भरता को खत्म करें, यानी कि अगर आपको गुणवत्ता प्राप्त करनी है तो एक सामूहिक निरीक्षण होता है, यानी एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर लोग आते हैं और बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, नहीं, उन चीज को क्या करता है, निर्भर नहीं रहना है किसी पर, एक सामूहिक निरीक्षण पर निर्भर नहीं रहना है कि वो बताएगा तो उसके अंदर मैं सुधार करूंगा। खुद से सुधार करना है, खुद के अंदर क्या लाना है, परिवर्तन लाना है, खुद से परिवर्तन लाकर उसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए। किस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सामूहिक निरीक्षण पर निर्भर नहीं रहना है आपको, उसको क्या करना है, समाप्त करना है। फिर बात की जाए कीमतों के आधार पर व्यापारिक सौदे करना समाप्त करें। कीमत के आधार पर जब भी आप किसी चीज की कीमत लगाएंगे तो उसके अंदर गुणवत्ता में कमी आएगी। जैसे आप बात करेंगे हाँ नहीं हमें तो सस्ती चीजें चाहिए, लेकिन वो
उन चीजों को क्या कर दें, समाप्त कर दें। तो आप यह कह सकते हैं कोई भी चीज कि हमारे पास इतनी कम कीमत पर चीजें है ही नहीं, हमारे पास तो क्या है, अच्छी चीजें हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें हैं, और ये इस रेट के अंदर है। मतलब वो कीमतों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो सौदे किस के आधार पर होने चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर होने चाहिए। तो ये बात कहता है ये चीजें, कीमतों के आधार पर व्यापारिक सौदे करना समाप्त करें। तो कीमत के आधार पर व्यापारिक सौदे नहीं होने चाहिए, वो गुणवत्ता के आधार पर क्या होने चाहिए, व्यापारिक सौदे होने चाहिए। उत्पादन एवं सेवा प्रणाली को लगातार सुधारते हुए गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार द्वारा निरंतर लागत में कमी लाएं। क्या करना है, उसके अंदर कमी लानी है, किसके अंदर, उत्पादन एवं सेवा प्रणाली को लगातार सुधारते हुए गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार द्वारा निरंतर लागत में कमी लाएं। अब बार बार उस चीज को करेंगे तो उसके अंदर ये चीज भी साथ साथ में देखनी है कि इसकी जो लागत है वो अधिक न हो, कम लागत के अंदर ज्यादा गुणवत्ता होनी चाहिए, वो चीजें भी आपके साथ है, ठीक है, काम करेगी। फिर एक कार्यरत स्टाफ के लिए प्रशिक्षण संस्थापित करें। जो आपके पास जो काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रशिक्षण भी आपको ही करवाना है। नेतृत्व संस्थापित करें, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। फिर बात करें भय की भावना निकाल बाहर करें ताकि प्रत्येक स्टाफ प्रभावी ढंग से कंपनी के लिए काम कर सके। यानी कि जो भय की भावना है कर्मचारियों के लिए के अंदर नहीं होनी चाहिए। भय की भावनाओं को क्या करना चाहिए, साइड में करना चाहिए और उनको एक स्थिरता प्रदान करनी चाहिए, और स्थिरता प्रदान करने से वो काम क्या करेगा, प्रभावी ढंग से कर सकेगा। विभागों के मध्य बाधाओं को न आने दें, किसी प्रकार की बाधाओं को नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। फिर बात करें कि बिना पर्याप्त श्रम शक्ति तथा काम करने के बेहतर और तरीकों की सुविधाएं देते हुए उत्पादन के नए स्तर प्राप्त करने के नारे उद्बोधन तथा लक्ष्य ना दे। कि आप क्या नहीं कर रहे हो, किसी को अच्छा पारिश्रमिक नहीं दे रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, काम करने के बेहतर तरीकों की सुविधाएं देते हुए आप उसको काम करने को बेहतर तरीके बता रहे हो और सुविधाएं दे रहे हो, देते हुए यानी कि आप उस काम करने के बेहतर तरीके देकर, उनको सुविधाएं देकर फिर उसको एक लक्ष्य दे रहे हो कि हाँ ये करना है, एक नारा दे दिया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब वो नारे नहीं देना है, वो खुद से करेगा, उसको प्रोत्साहन जरूर दो, लेकिन उसको ये लक्ष्य नहीं दो कि हाँ इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, वो लक्ष्य नहीं देने हैं किसी को। तो आपको वो काम करके देगा, वो अपने अंतराल, मतलब जब वो खुद से मन से रुचि से करेगा तो वो काम अच्छा निकल कर आएगा, वो उसके अंदर गुणवत्ता निकल कर आएगी। लेकिन जब आप उसको लक्ष्य देकर काम करवाने की कोशिश करोगे तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर मुझे ये सर कह देते कि तेरे को 5 दिन के अंदर नोट्स तैयार करने हैं, तो 5 दिन के अंदर नोट्स तैयार करने में के अंदर क्या गुणवत्ता आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। लक्ष्य देने पर भी कभी भी गुणवत्ता नहीं आ सकती। गुणवत्ता तभी आएगी जब उसके पास प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर उसको समय दिया जाए, प्रॉपर प्रोत्साहन दिया जाए, तभी उसके अंदर गुणवत्ता आ सकती है, अन्यथा गुणवत्ता नहीं आ सकती। तो आपको ये लक्ष्य नहीं देने हैं, उसको नारे देकर इस प्रकार के लक्ष्य नहीं देने हैं। फिर सांख्यिकी नियंत्रण यानी कोटा निश्चित करने वाले कार्य मानकों को तिलांजलि दें, यानी यही मानक तय नहीं करनी है किसी चीज के। फिर उन बाधाओं के बंधन हटा दें जो व्यक्तियों द्वारा अपनी कार्य कुशलता के लिए गर्व करने के अधिकार का हनन करते हैं। उन बंधनों को क्या करना है, हटाना है, जो व्यक्तियों द्वारा अपनी कार्य कुशलता के लिए ग्रह करने के अधिकार का हनन करते हैं। कुछ मतलब जो भी व्यक्ति अगर अपनी कार्य के अंदर कुशल है तो उसको भी ग्रह करने का क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो उनको क्या करना, बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षा एवं आत्म सुधार का एक प्रबल कार्यक्रम संस्थापित करना चाहिए, शिक्षा एवं आत्म सुधार का। फिर कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को रूपांतरण का काम सौंप कर प्रोत्साहित करें, यानी कि इसके अंदर उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोत्साहित करना है रूपांतरण, उसके अंदर नवाचार किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके अंदर नयापन किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके अंदर सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके रूप के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो ये इस प्रकार से काम, यानी कि एक प्रकार से कह रहे हैं कि सतत सुधार किया जाना चाहिए, निरंतर सुधार किया जाना चाहिए। तो निरंतर सुधार कर्मचारी कर सकते हैं और उसके अंदर मतलब नवाचार कर सकते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये चीजें आपके सामने आ जाएगी। फिर देखो, फिर है जुरान। जुरान ने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जुरान ट्रायोलॉजी प्रस्तुत की। तो जुरान ट्रायोलॉजी ये है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि गुणवत्ता योजना आ जाएगी, गुणवत्ता सुधार आ जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें हैं। गुणवत्ता योजना सबसे प्रबंधन जो प्लानिंग आ जाएगी, फिर नियंत्रण आ जाएगा जिसको कंट्रोल कहते हैं, और सुधार भी करना होगा, नियंत्रण के बाद सुधार किया जाता है। ये चीजें तीन चीजें हैं, योजना, नियंत्रण, सुधार। योजना, नियंत्रण, सुधार किसके द्वारा, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जुरान ट्रायोलॉजी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो जुरान द्वारा की गई। तो जुरान के नाम पर जुरान ट्रायोलॉजी है, तो इसके पर आपको कोई दिक्कत समस्या यहां नहीं आनी चाहिए। फिर देखते हैं अपने कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन
इनकी उपकरण या तकनीकें कौन कौन सी है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की। अगर हम किसी गुणवत्ता प्रबंधन को जान सकते हैं तो किस प्रकार से जान सकते हैं कि ये गुणवत्ता युक्त है या नहीं है। इसके अंदर आपके उपकरण या तकनीक किस प्रकार के उपकरण है जिसके आपको पता लग सके कि हाँ ये अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और एक कंपनी के पास भी ये चीजें होती है, उससे पता चलता है उनको भी कि ये गुणवत्ता युक्त है या नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनको उपयोग में लिया जा सकता है। तो मतलब इससे पता चलता है, सीधी सी बात यह कि गुणवत्ता इसके अंदर है या नहीं है। इन चीजों से तो वो चीजें आ जाएगी। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से निम्न उपकरण या तकनीक उपयोग ली जाती है क्रियान्वयन के लिए, इनका उपयोग करने के लिए। ठीक है, बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग क्या चीज है वो देखो पहले तो, कि बेंचमार्किंग एक ऐसी योजना है जिससे अक्सर किसी विशेष उद्योग के अंदर काम करने वाली कंपनी के संपूर्ण प्रदर्शन के स्तर का आंकलन करने के लिए निर्धारित किया जाता है। जब कंपनी है उसके अंदर काम किया जाता है तो उसका काम किस प्रकार का हुआ है उसका आकलन किया जाता है। तो उसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। किसी विशेष उद्योग के अंदर काम करने वाली कंपनी के संपूर्ण प्रदर्शन, जो उसका संपूर्ण प्रदर्शन है उसके स्तर का आकलन करने के लिए निर्धारित किया जाता है, वो क्या कहलाती है, बेंचमार्किंग योजना कहलाती है। बेंचमार्क समय उत्पादकता, गुणवत्ता, सेवा वितरण और लागत के लिए उत्कृष्टता के वे मानक है जिन्हें उस विशेष क्षेत्र में आदर्श होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक प्रकार से उत्पादकता, उसके अंदर उत्पादकता है, उसके अंदर गुणवत्ता है, सेवा वितरण और लागत के लिए उत्कृष्टता है। तो वो सारी चीजें क्या आ जाएगी, उसके अंदर होनी चाहिए। वे मानक है, वो बताता है कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं। एक प्रकार से मानक कह सकते हैं किसको, बेंचमार्किंग को। ये मानक प्रदान करते हैं कि इसके अंदर उत्पादकता कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, सेवा वितरण और लागत के लिए उत्कृष्टता, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, बेंचमार्किंग के अंतर्गत आ जाएगी। वो बताते हैं कि उत्पादकता कितनी हुई है और उनके अंदर गुणवत्ता कितनी है और इसके अंदर लागत के लिए उत्कृष्टता, यानी कि आपने कितना उत्कृष्ट कार्य किया है, उस सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, आपकी बेंचमार्किंग के अंतर्गत आ जाएगी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, बेंचमार्किंग के अंतर्गत आ जाएगी। फिर बात आती है पीडीसीए चक्र की। पीडीसीए चक्कर, तो पीडीसीए चक्कर किसने दिया था, तो ये दिया था डेमिंग ने दिया था। इसको डेमिंग चक्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमिंग चक्कर भी कहते हैं। कि उत्पादन में लगातार सुधार के लिए डेमिंग ने यह है मॉडल प्रस्तुत किया। ये मॉडल प्रस्तुत किया था और जिसको डेमिंग चक्र या पीडीसीए चक्र भी कह सकते हैं, जिसको हम प्लान या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से इस प्रकार से बना होता है, जिसके अंदर प्लान, डू, चेक और एक्ट, इस प्रकार से बना होता है पीडीसी चक्र, जिसको डेमिंग चक्र भी कहते हैं। प्लान जिसको बोलते हैं नियोजन, सबसे पहले नियोजन आवश्यकता है। फिर डू, उसको करना है, उस काम को करना है, उस प्लानिंग को करना है। फिर उसके बाद उसकी जांच करनी है, परीक्षण करना है, तो आपको करना है पड़ेगा चेक, यानी जांच परीक्षण करना है। फिर सबसे अंत में क्या करना है, एक्ट, क्रियान्वित करना है। सबसे अंत में क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये पीडीसीए चक्र कहलाता है। प्लान, योजना बनाई जाएगी, फिर उसको करके देखा जाएगा। डू यानी करके देखा जाएगा, यानी करना है, फिर जांच, देखना, जांच की जाएगी, फिर आ जाएगा आपका क्रियान्वित, यानी उसको किस प्रकार से लागू करना है, वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर चलते हैं अपने स्वॉट। स्वॉट के अंतर्गत आपने सारी चीजें देखी होगी, बहुत बार आपने स्वॉट नाम भी सुना होगा। स्वॉट कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या नाम इसका, आईपीएल चल रहा है। आईपीएल, तो आईपीएल के अंतर्गत टीमों का एक स्वॉट एनालिसिस होता था। तो स्वॉट एनालिसिस यानी उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके थ्रेड्स क्या है। तो ये थ्रेड यानी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बाद में उनका फैसला लिया जाता था कि किस प्रकार से इनको उपयोग करना है और किस प्रकार से इनका उपयोग नहीं करना है। वो सारी चीजें आ जाती है स्वॉट के अंदर। स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत, आपके पास शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है, उस काम करने के लिए जो आपकी ताकत क्या है। सबसे बड़ी बात यही आती है, सबसे बड़ी ताकत उस काम के करने के लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। उसके बाद वीकनेस, और उसके अंदर आपकी वीकनेस यानी कमजोरी क्या है। अगर आप उस काम को कर तो रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें कमजोरी है तो उन कमजोरियों पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि कमजोरियों को साइड में नहीं करना है, कमजोरियों को भी ताकत में, मतलब ताकत बनाना है। कमजोरी को भी, ताकत तो है और कमजोरी भी है, मतलब कुछ चीजें होती है, ताकत होता है वहां कमजोरियां भी होती है। तो ताकत के साथ साथ कमजोरियों को भी ताकत के अंदर इस्तेमाल करना है, तो वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर कौन से हैं, हमें कौन सा है अवसर जिसको हम हासिल कर सकते हैं, वो अवसर के रूप में देखा जाएगा। फिर है थ्रेड्स, किस चीज को हम खो सकते हैं, डर क्या है, तो वो चीजें में हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये चार चीजें हैं, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, चाहे आपकी कमजोरी हो,
चाहे आपकी जो अवसर जिसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, जिस या फिर आपका थ्रेट्स जिसको खतरा बोलते हैं, इन चीजों को, चारों चीजों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित। तो ये स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में ये उपकरण या तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है। फिर देखो सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा यह तकनीक किसी भी उत्पाद के निर्माण से लेकर उसके सेवा तक पहुंचने तक की प्रक्रिया में दोषों या कमी को दूर करने के लिए एक डाटा संचालित दृष्टिकोण है। डाटा संचालित दृष्टिकोण क्या कहलाता है, आपका सिक्स सिग्मा कहलाता है, सिक्स सिग्मा कहलाता है। ठीक है, यह तकनीक किसी भी उत्पाद के निर्माण से लेकर उसके सेवा तक पहुंचने तक की प्रक्रिया में दोषों या कमी को दूर करने के लिए डाटा संचालित दृष्टिकोण है। इसमें दो सिद्धांत, सिक्स सिग्मा में कितने सिद्धांत काम करते हैं, दो सिद्धांत काम करते हैं, जिसका एक का नाम है डेमिक, DMAIC, डेमिक। अब डेमिक क्या कहता है, यह तकनीक मौजूदा प्रक्रिया को नया स्वरूप, इंपॉर्टेंट कर लेना कि मौजूदा प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान कौन करता है, तो ये डेमिक करता है, और उसमें सुधार करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। मौजूदा प्रक्रिया को नया स्वरूप और उसमें सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डेमिक का, जिसके अंदर डी का डिफाइन यानी परिभाषित करना, एम का मेच्योर यानी मापन करना, फिर ए का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, आई का इंप्रूव यानी सुधार करना, और सी का यानी कंट्रोल नियंत्रण करना। ये बात कर रहा है सुधार की बात कर रहा है, सुधार की बात करेगा तो इंप्रूव आएगा, सुधार की बात करेगा तो इंप्रूव आएगा। क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं, एक मिनट रुको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंप्रूव आ गया है, सुधार की बात कर रहा है, नाम क्या है, डेमिक है, DMAI, आई आ रहा है, आई का मतलब इंप्रूव, सी का बाद कंट्रोल, और सुधार करने के बाद उसका कंट्रोल करना भी आवश्यक है। वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, डेमिक में आ जाएगी आपकी। फिर देखो डमेड, इसको बोलते हैं डमेड या DMADV, DMADV। यह तकनीक नई प्रक्रिया को डिजाइन, डमेड क्यों बोला है, वो डेमिक था तो इंप्रूव कर रहा था, या डमेड में ए आ गया है, क्या आ गया है, डी आ गया है, डी आ गया है, डी आ गया यानी डिजाइन, वो बाकी सारी चीजें सेम है। यहां पे डी और वी है, वहां पर आई और सी था, इंप्रूव और कंट्रोल था, यहां पर डिजाइन और वेरीफाई है, डिजाइन करना है फिर वेरीफाई करना है। यानी यह तकनीक नई प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नई प्रक्रिया को डिजाइन किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। डिफाइन परिभाषित आ गया, मेच्योर मापन आ गया, एनालिसिस विश्लेषण आ गया, और डी का डिजाइन, वी का वेरीफाई, डिजाइन यानी डिजाइन करना, वेरीफाई यानी सत्यापन करना। ये दो सिद्धांत है किसके, सिग्मा के हैं। सिग्मा, सिक्स सिग्मा के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, डेमिक और डमेडो है, डेमिक और डमेडो है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। फिर देखो पारंपरिक शिक्षा और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा में तुलना, अब तुलना करनी है पारंपरिक शिक्षा। अब संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या चीज है, आपको पता है कि सतत सुधार, जो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं उनके अंदर क्या लाना है, नवाचार लाना है। तो नवाचार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की सहायता लेनी पड़ेगी, पारंपरिक शिक्षा को क्या करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये चीजें आ जाएगी। सबसे पहले गुणवत्ता के तत्व कौन कौन से हैं या घटक कौन से हैं, तो वो चीजें देखनी है। पारंपरिक शिक्षा क्या कहती है, वो यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहती है, या फिर कह सकते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा क्या कहती है। पारंपरिक शिक्षा कहती है परिभाषा के संदर्भ में कि परिणाम उन्मुखी, कि हमें परिणाम चाहिए, बच्चा पास होना चाहिए, बच्चा फर्स्ट ग्रेड से मतलब फर्स्ट ग्रेड से पास होना चाहिए, तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। परिभाषा क्या है इसकी, विद्यार्थी केंद्रित। विचार किस प्रकार की होनी चाहिए, निगमनात्मक, यानी सूत्र हटा दो एक प्रकार से, बच्चे को क्या कर दो, नियम ही नियम पर चलाओ, जो नियम है उस पर चलाओ। लेकिन ये क्या कहता है, विवेचनात्मक, यानी विवेचन करो बच्चे का, केवल और केवल उनको नियम रटाने से कुछ नहीं होगा, उनको केवल सब यानी एक प्रकार से पूरा विश्लेषण करना, विवेचन करना है। फिर ज्ञान का स्रोत, ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, विद्यालय और अध्यापक देते हैं। ये कहता है पारंपरिक शिक्षा तो कहती है कि जो ज्ञान है वो विद्यालय और अध्यापक ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन TQM यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहता है कि संपूर्ण समाज उसको ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का स्रोत क्या है, संपूर्ण समाज है, और प्रत्येक व्यक्ति, समाज, संपूर्ण समाज और प्रत्येक व्यक्ति क्या दे सकता है, ज्ञान का स्रोत साबित हो सकता है बच्चे के लिए। फिर बात करते हैं समस्या। समस्या के लिए विद्यालय जिम्मेदार होता है। पारंपरिक शिक्षा तो ये कहती है कि समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है, विद्यालय जिम्मेदार है। लेकिन बात करते हैं यहां पर विद्यालय जिम्मेदार नहीं, उसका मूल कारण का पता लगाया जाता है निदानात्मक विधि के माध्यम से।
निदानात्मक विधि के माध्यम से किसका पता लगाया जाता है? मूल कारण का पता लगाया जाता है। समस्या का समाधान फिर किसके द्वारा किया जाता है? अगर विद्यालय जिम्मेदार है तो समस्या का समाधान भी विद्यालय और अध्यापक करेगा पारंपरिक शिक्षा के अंदर। लेकिन अगर टीक्यूएम की बात करें तो वहां पर समस्या का समाधान संपूर्ण टीम करेगी, जो भी संपूर्ण टीम है विद्यालय के अंदर वो करेगी, और स्वयं विद्यार्थी भी उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित रहेगा। फिर गुणवत्ता आश्वासन की गुणवत्ता का आश्वासन कि गुणवत्ता आपको गुणवत्ता मिलेगी, इसका आश्वासन है या नहीं है? निश्चित नहीं है। पारंपरिक शिक्षा के अंदर कोई निश्चित नहीं है कि गुणवत्ता आपको मिलेगी या नहीं, लेकिन यहां पर संपूर्ण गुणवत्ता आपको दिखाई देगी। किसके अंदर? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंदर। विद्यार्थी, इसके अंदर विद्यार्थी क्या है? पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत केवल विद्यालय में उपस्थित रहने वाला, यानी कि जो विद्यालय में जाता है वही क्या है? विद्यार्थी है। पारंपरिक शिक्षा तो यही कहती है, हमारे समय में यही चलता था। लेकिन बात करें कि टीक्यूएम यानी गुणवत्ता प्रबंधन क्या आता है कि सेवा प्राप्त करने वाला और अपेक्षा रखने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी कहलाता है। यानी कि सेवा प्राप्त करने वाला, जो सेवा प्राप्त करता है, अपेक्षा करता है कि मुझको आज ये मिलेगा जाके, तो वो क्या कहलाएगा? विद्यार्थी कहलाएगा। और वो उसको वो चीज हासिल भी होती है, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसमें आ जाएगी टीक्यूएम शिक्षा में आ जाएगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर देखते हैं अध्यापक। अध्यापक क्या है? अध्यापन कराने वाला। पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत तो क्या है? अध्यापन कराने वाला, यानी जो बच्चा है जो विद्यालय में उपस्थित होता है, अध्यापक जो अध्यापन करवाता है। लेकिन टीक्यूएम क्या कहता है? टीक्यूएम कहता है कि जो बच्चा है वो केवल और केवल विद्यार्थी नहीं है, वो अपेक्षा रखता है, वो सेवा प्राप्त करने वाला है, और अध्यापक है, अध्यापन कराने वाला भी है और पथ प्रदर्शक भी है, यानी सही रास्ते पर ले जाने वाला भी कौन है? अध्यापक है। समिति यहां पर नियमों का विकास करती थी केवल, लेकिन यहां मार्ग बनाने के लिए नेतृत्व करती है। बच्चे के लिए रस जो अवसर हैं उनको प्रशस्त करती है, अवसर प्रदान करने का काम कौन करती है? समिति करती है। निर्णय, अगर निर्णय पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत बात करें तो अल्पकालिक लक्ष्यों पर, छोटे छोटे, यानी आज आपको पाठ याद करना है तो केवल पाठ याद करना ही उनका लक्ष्य होगा, यानी वो अल्पकालिक लक्ष्य होंगे। लेकिन यहां पर क्या है? टीक्यूएम में है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर, आज भी है, यानी कि जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनको भी हासिल करना है, लेकिन जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य आगे आने वाले समय में भी जो काम आएंगे उनको भी क्या करना है? हासिल करना है। जो आज के वक्त अगर हम आज को लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में उनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर ध्यान निदानात्मक, लेकिन यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक, यहाँ पर केवल कारणों का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका कारणों का समस्या क्या है उसका पता लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो कारणों का पता भी लगाया जा रहा है और उनका उपचार भी किया जा रहा है। संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का? स्थिर एवं नौकरशाही आधारित। स्थिर है और नौकरशाही आधारित है। कौन सा? संगठनात्मक, यहाँ पर एकीकृत है, यानी जुड़ा हुआ है सारा, एवं गतिशील आधारित है। यहाँ पर स्थिर है, यहां पर क्या है? गतिशील है, जो आगे बढ़ने वाला, रुका हुआ नहीं है, आगे बढ़ता हुआ है। यहां पर नौकरशाही से संबंधित है, केवल नौकरशाही आधारित नहीं होगा, एकीकृत होगा, यानी सब जुड़े हुए, छात्र शिक्षक आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे इसके अंदर। फिर बात करें पाठ्यक्रम की, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यक्रम पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था, लेकिन आज के समय में क्या है? जो पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर निर्धारित होता है। तो पाठ्यक्रम आज के समय में बाल केंद्रित, मतलब जितनी एज का बच्चा है उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि सरकार जितना चाहती है कि उस पर थोपा जाए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। संगठन की प्रकृति दोषारोपण व दंड देना। पारंपरिक शिक्षा के अंदर संगठन की प्रकृति यही थी कि दोषारोपण व मतलब एक प्रकार से दोष लगा दो और उसके बाद उसको क्या देना है? दंड दे दो। लेकिन नहीं, यहाँ पर निरंतर सुधार किया जाना चाहिए, और बच्चा अच्छा काम करे तो उसको क्या देना चाहिए? पुरस्कार भी देना चाहिए। फिर है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन क्या होता था? प्रधानाचार्य केंद्रित होता था पहले, यानी जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक ने कह दिया कि आज ये काम होना है तो उसी प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? गुणवत्ता केंद्रित। गुणवत्ता भी होनी चाहिए ना, केवल प्रधानाध्यापक के कहने से क्या होगा? उसके अंदर गुणवत्ता भी होनी चाहिए। तो गुणवत्ता केंद्रित कहती है आपकी टीक्यूएम वाली शिक्षा। कौन सी कहती है? टीक्यूएम, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन वाली चीजें आ जाए। कोई दिक्कत समस्या यहां तक हो तो बता दो जल्दी से। मेरे हिसाब से क्लास आज की शानदार होनी चाहिए और मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स के अंदर ध्यान देना और केवल कानों को खुला रखना है। कानों को खुला रखोगे, केवल सुन लोगे ना, तो भी ये चीजें आपको याद हो जाएगी। इतनी सिंपल चीजें हैं आज की क्लास के अंदर। फिर देखो, फिर है आपकी महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले यही आता है कि टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जनक कौन है? तो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग पहले बताया मैंने। तो डेमिंग को कौन हो जाएंगे?
जनक हो जाएंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। फिर आती है एक सांख्यिकी गुणवत्ता प्रबंधन के जनक, ये सेवार्ट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत है, वैसे खास चीजें नहीं है, ये सेवार्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ये चीजें आ जाएगी। एक आती है शून्य दोष की अवधारणा। शून्य दोष की अवधारणा किसकी है? तो क्रॉसबी की है। ये ध्यान रखना, जुरान ट्रायोलॉजी, जुरान ट्रायोलॉजी है जोसेफ एम जुरान की, जोसेफ एम जुरान की। अब बात करते हैं TQM का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्वोच्च पुरस्कार उसका होगा जो जनक है डेमिंग पुरस्कार। कौन सा है? डेमिंग पुरस्कार क्या कहलाएगा आपका? सर्वोच्च पुरस्कार TQM का। लेकिन भारतीय संगठनों को 1992 से, कब से? 1992 से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला गुणवत्ता पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, ये क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तथ्यों के अंदर एक बार देख लेना, थोड़ा सा ये काम वाली चीजें थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी। बाकी इसके अंदर आपको जनक याद रखना है, जुरान ट्रायोलॉजी याद रखना है, पुरस्कार याद रखना है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार ध्यान रखना है। बाकी सांख्यिकी वाला सेवाट याद रख लेना, और शून्य दोष वाला क्रॉस भी याद रख लेना। ये चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये दोनों चीजें, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत ये आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेमिंग इंपॉर्टेंट है, जुरान इंपॉर्टेंट है, तो ये दो चीज दोनों तो क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा जो तकनीकें हैं, सिक्स सिग्मा, PDCA चक्कर, उसके अलावा PDCA चक्कर आ गया, स्पोर्ट एनालिसिस आ जाएगा, बेंचमार्किंग, ये सारी चीजें भी क्या हो जाएगी आपकी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो भी। और इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा और जो आपकी TQM शिक्षा है, वो चीजें उनका जो सारणी बनाई हुई है उनको आप ध्यान देना और उसको याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठने के चांसेस 100% है। फिर देखते हैं अपने, आप करते हैं 5 क्वेश्चन है अंत में, लास्ट में, और हर सीरीज के बाद में, मतलब हर क्लास के अंदर अंत में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 5 क्वेश्चन कहां से उठाएंगे, और 5 क्वेश्चनों के इर्द गिर्द ही आपको क्या करना है? याद करनी है चीजें, वो चीजें ध्यान रखना। TQM का जनक किसे माना जाता है? वॉल्टर ए सेवार्ट, फिलिप बी क्रॉसबी, जोसेफ एम जुरान, W एडवर्ड्स डेमिंग। तो क्रॉसबी मैंने शून्य दोष की अवधारणा दी थी, सेवार्ट सांख्यिकी वाला है, जोसेफ एम जुरान तो आपका जुरान ट्रायोलॉजी वाला है, और W एडवर्ड डेमिंग क्या है आपका? TQM का जनक कहलाएगा। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत TQM से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत TQM से संबंधित नहीं है? तो बात की जाए ग्राहक केंद्रित सिद्धांत, बिल्कुल ग्राहक केंद्रित। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो किससे संबंधित होनी चाहिए? ग्राहक केंद्रित होनी चाहिए। प्रक्रिया उपागम का सिद्धांत प्रक्रिया से संबंधित होनी चाहिए। जो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, जिस प्रक्रिया के लिए हम मतलब गुणवत्ता कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है, तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। निरंतर सुधार का सिद्धांत, सुधार इंपॉर्टेंट है, सतत सुधार की बात की जा रही है, तो निरंतर सुधार भी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत, यानी अलग दृष्टि से, मतलब उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है कभी भी, वर्गीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। किसी चीज को वर्गीकृत नहीं करना, ये क्या कौन कहता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है। फिर बात करते हैं जुरान ट्रायोलॉजी से संबंधित नहीं है। हमने पढ़ाया था कि जुरान ट्रायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो आपने पढ़ा था योजना पढ़ा था, नियंत्रण पढ़ा था, और एक पढ़ा था आपने सुधार पढ़ा था। ठीक है, सुधार, नियंत्रण और योजना। योजना पढ़ा था, नियंत्रण पढ़ा था, और सुधार पढ़ा था। योजना प्लानिंग की जाती है, फिर उसका नियंत्रण किया जाता है और सुधार किया जाता है, लेकिन प्रबंधन नहीं था इसके अंतर्गत, तो गुणवत्ता प्रबंधन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। मैंने एक चीज बताई थी इसके अंतर्गत, देखो कि मैंने बताया था कि शिक्षा में जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं इंपॉर्टेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, याद होनी चाहिए आपको। तो अगर याद परिभाषाएं याद हो जाएगी तो अपने आप में जो आपका जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन वाला टॉपिक है वो आराम से याद हो जाएगा। देखो कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। तो नियंत्रण किसको करना है? नियंत्रण करना है अपने को स्विफ्ट को करना है, यानी गाड़ी को पहले तो नियंत्रण किया जाता है, और नियंत्रण करने मतलब जब गाड़ी सीखते हैं अपने, तो उस पर नियंत्रण करना सबसे पहले अनिवार्य होता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? सतत सुधार किया जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी स्विफ्ट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? स्विफ्ट की हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की किस योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण
इंगित करता है। छात्रों के बीच संभाषण, यानी ये देखो शब्द आ गया बीच संभाषण। जब दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, बात वार्तालाप की हो रही है, जब शिक्षक शिक्षकों के बीच हो रही है, छात्र शिक्षकों के बीच हो रही है, छात्र छात्रों के बीच हो रही है, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके भौतिक आयाम, बौद्धिक आयाम में आ जाएंगे, भौतिक नहीं बौद्धिक आयाम में आ जाएंगे, इंटेलेक्चुअल डिमेंशन। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक शैक्षिक संस्थान की भौतिक योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण, छात्रों के बीच संभाषण, ये शब्द आ गया है तो ये आपका बौद्धिक आयाम से संबंधित होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। आयाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हो गई आपकी कंप्लीट, जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी है, जब बीकानेर, जयपुर, सूरतगढ़ के अंदर चल रही है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी चल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं कर रखी है फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका है आज के समय में। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो बेस्ट है, ऑफलाइन से तो ऑनलाइन बेस्ट हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और उसको धार देना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं ज्वाइन। और आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को मिल जाएंगे, चाहे हिंदी के पेपर हो चाहे आपके जीके के पेपर हो, दोनों आपको वहां पर मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा आपको पता है कौन सा चैनल ज्वाइन करना है। जो पहला चैनल तो आपका है जो एनडीसी क्लासेस, एक सेकंड चैनल भी है, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी अन्य चैनल इस नाम से बने हुए हैं उनको इग्नोर करें और अपने चैनल हैं, दो चैनल, केवल दो चैनल बने हुए हैं अभी तक तो, एक सर के नाम से है, नरेंद्र दामचारण नाम से है, और एक जो है आपका एनडीसी क्लासेस बीकानेर नाम से है। तो दो चैनल बने हुए हैं, तो दोनों चैनलों को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को करना है जो आज के समय में 36K से ऊपर चल रहा है, और सारी चीजें आपको हो जाएगी। तो अगली क्लास अपनी होगी वो कौन सी होगी आपको पहले बता देता हूं मैं। तो अगली क्लास से संबंधित आपकी आ जाएगी शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, जहां से क्वेश्चन उठता है, नेतृत्व शैली से क्वेश्चन उठता है और बड़ा गजब का क्वेश्चन उठता है। मतलब अगर आप दिमाग में ठान लेना कि ये क्वेश्चन करना है तो आराम से हो सकता है। मैं बताता हूं कि शैक्षिक प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या क्या कहलाती है, कि जो शुरुआत के 5 टॉपिक हैं वो सबसे बड़ी समस्या कहलाती है हर विद्यार्थी के लिए, चाहे वो संकल्पनाकारी सिद्धांत हो जाए, चाहे वो आपका आज का टॉपिक संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन हो जाए, चाहे नेतृत्व शैलियां हो जाए, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हो जाए, चाहे संस्थागत नियोजन हो जाए। तो इससे तो भागता है विद्यार्थी, और इससे भागता है, और इससे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं, और इनसे भागता है, तो वो क्या हो जाता है, अपनी रेस से पहले ही बाहर हो जाता है। तो ये थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, 5 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं इन 5 टॉपिक में से, तो क्या दिक्कत है। संस्कृत विभाग के अंदर इन 5 टॉपिक में, पहले 5 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, तो इनको छोड़ क्यों रहे हो। कोई कहता है बहुत लेंदी है, कोई कह रहा है मैटर नहीं मिल रहा है, मैटर मिल रहा है इसके अंदर। तो ये नोट्स ले लो, इनफ है, और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्लासेस ले लो, और क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो आपने क्लासेस देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, मतलब टॉपिक है अपना इस प्रकार का, तो क्लासेस तो थोड़ी लंबी हो सकती है। 1 घंटे में अगर एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े इसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, मतलब शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।